नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि 31 अगस्त 2021 को दुनिया की एकमात्र कही जाने वाली सुपर पावर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से अपने सैनिकों और सैनिक साजो सामान को समेटकर चुपचाप वहां से रवाना हो गया और अपने पीछे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़ गया, ऐसे प्रश्नों को छोड़ गया जिनका अभी तक किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, कोई आंसर नहीं है। क्योंकि हर समय में, हर दौर में, हर इतिहास के हर एक फेज़ में एक बहुत बड़ी शक्ति विश्व में बनकर उभरती है। अमेरिका से पहले ग्रेट ब्रिटेन एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था, ऐसा माना जाता था और लोग कहते थे कि ग्रेट ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यानी कि दुनिया के इतने बड़े भूभाग पर ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा था कि कभी भी उसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और अमेरिका ने पर्ल हार्बर के ऊपर जो हमला किया था जापान ने, उसके विरोध में, उसके उत्तर में जो न्यूक्लियर बम डाले थे जापान के दो शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो न्यूक्लियर हमलों के बाद नई सुपर पावर बनकर उभरा, एक नई शक्ति बनकर उभरा अमेरिका। और तभी से 1945 से अभी तक अमेरिका का एक छत्र राज है और अमेरिका अभी तक एक सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से अमेरिका ने एग्जिट लिया है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से वो चुपचाप रात के अंधेरे में निकल गया और तालिबान के साथ बैक चैनल्स के थ्रू और बिहाइंड दी कर्टेन्स जो डील कर रहा है, तो उसे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं रहेगा और दुनिया के दूसरे देश भी, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाइना हो या एशियन कंट्रीज़ हों, वो भी अमेरिका को एक बहुत बड़ी सुपर पावर के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं होंगे। तो प्रश्न अब ये उठता है कि इस वैक्यूम में कौन सा ऐसा देश है जो कि एक सुपर पावर के रूप में आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों में अपने आप को स्थापित कर सकता है और दुनिया को एक लीड कर सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखूंगा जिसके वजह से मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश हो सकता है जिसमें कि सारी की सारी खूबियां हैं, जिसमें कि बहुत ट्रेमेंडस एक ग्रेट पोटेंशियल है एक सुपर पावर बनने का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 आपके सामने ऐसे फैक्ट्स रखूंगा इंडिया के बारे में, हमारे हिंदुस्तान के बारे में, कि वो 5 फैक्ट्स उसको एक बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाते हैं आने वाले 10, 15, 20 सालों में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला एडवांटेज पॉइंट जो इंडिया को है वह है इसकी यूथ पॉपुलेशन। यानी इंडिया की 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि हाईली एजुकेटेड है, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमा हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी है, अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। और ये 65% जो वर्क फोर्स है, जो पॉपुलेशन का हिस्सा बनती है, ये 35 साल से कम है। यानी कि इंडिया की जो वर्क फोर्स है वो कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़ लाइक चाइना और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ वो काफ़ी यंग है। यानी कि 65% जो पॉपुलेशन है, जो वर्क फोर्स है, वो 35 साल से कम है। इसके अलावा कंट्रास्ट में दूसरे जो देश हैं जो कि इस रेस में इंडिया के साथ शामिल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में दशकों तक 1 चाइल्ड पॉलिसी रही और चाइना में यूथ लोगों की जो संख्या है, जो यंग पॉपुलेशन की जो संख्या है, वो ड्रास्टिकली कम हो गई है, बहुत ड्रास्टिकली एकदम से रिड्यूस हो गई है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर यंग वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। इसकी वजह से रिसेंटली शी जिनपिंग गवर्नमेंट ने वहाँ पर अभी 3 बच्चों के लिए अनुमति प्रदान की है। मतलब कि कपल जो है वो 3 बच्चे तक कर सकते हैं और एक फैमिली में 3 बच्चे तक हो सकते हैं। लेकिन उसमें चेंजेस होने में बहुत सभी समय लगेगा, अभी इन्होंने रिसेंटली ही किया है। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके पास एक यंग, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म एक वर्क फोर्स है। 65% जो इंडिया की वर्क फोर्स है वो 35 साल से कम है और ये सारी की सारी जो वर्क फोर्स है वो वेल ट्रेंड है, प्रोफेशनली ट्रेंड है, इंग्लिश स्पीकिंग है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि वहाँ पर जो यंग वर्क फोर्स है वो कम होती जा रही है। लोग, बूढ़े वर्कर्स जो है वो इकोनॉमी में ज़्यादा हैं, then their number is increasing very rapidly and young workforce is reducing in certain European countries. If I talk about Germany, if I talk about Austria, if I talk about Switzerland, even Britain also. तो यहाँ पर इंडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट है कि इंडिया के पास यूथ पॉपुलेशन है, यूथ वर्कर्स की एक ह्यूज अमाउंट ऑफ संख्या है उनके पास। और सारे के सारे लोग हैं, 65% जो वर्क फोर्स है वो 35 साल से कम की है। तो यदि इंडिया इस मोमेंटम को जारी रखता है तो डेफिनेटली आने वाले समय में उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। इकोनॉमिक जब ग्रोथ होगी तो उसके साथ साथ कंट्री का रैंकिंग भी बढ़ेगा और आने वाले समय में इंडिया बहुत बड़ी एक लीड दूसरे देशों के ऊपर ले सकता है और एक सुपर पावर बन सकता है।
फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए ऐसा कौन सा देश है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या जवाब देंगे? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। आपका जवाब क्या होगा? इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है दुनिया में। उस देश का नाम है इंडिया। जी हाँ, इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग लोग पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन यदि कहीं वर्ल्ड में है तो वो इंडिया में है। एक सोर्स के मुताबिक 250 मिलियन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स इंडिया में हैं। 250 मिलियन। इनमें बहुत सारे प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन ली हुई है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन ली हुई है। और इसके अलावा 32 मिलियन इंडियन डायस्पोरा, यानी कि वो इंडियन जो इंडिया में रहते नहीं हैं लेकिन दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं, जिनको कि हम इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। 32 मिलियन लोग भी, इसके अलावा 250 मिलियन के अलावा 32 मिलियन लोग ऐसे भी हैं जो बाहर रहते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा का पार्ट है और दे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा पूल है फॉरेन लैंग्वेज स्किल का। स्पेशली मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल बिजनेस की लैंग्वेज है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरेक्शन करने के लिए कहीं भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और बिजनेस की तो ये प्राइमरी लैंग्वेज है। तो इतने बड़े इंग्लिश स्पीकिंग पूल बेस के साथ इंडिया एक बहुत ही एडवांटेजियस, एक बहुत ही वेंटेज पोजीशन में है कि आने वाले समय में इस पूल को वो एक्सप्लोर करेगा, इसको एक्सप्लॉइट करेगा और इसके दम पर अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करेगा। अपने जो पोजीशन है, जो ग्लोबल रैंकिंग है, इकोनॉमिक जो स्केल में उसकी जो पोजीशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर होगा। डेमोक्रेसी, जी हाँ, भारत को आज़ाद हुए 72 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है और इस पूरे के पूरे 72 साल के समय में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में स्टेबिलिटी आई हुई हो। 1977 की इमरजेंसी वाली बात को छोड़ दें और या छोटे मोटे और फेजेस को हम दरकिनार कर दें तो मोर और लेस इस देश में हमेशा एक स्टेबिलिटी रही है, हमेशा एक स्थिर सरकारें रही हैं, चाहे वो एक पार्टी की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो। हमेशा 72 साल के समय में, ये 72 साल का जो आज़ादी से लेकर और अभी तक का जो फेज़ है, जो समय है, इसमें गवर्नमेंट्स ने स्टेबिलिटी के साथ काम किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पर कोई ऑटोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई तानाशाही वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलने का सिस्टम है, डेमोक्रेसी का सिस्टम है। यहाँ पर लोगों की आवाज़ सुनी जाती है एंड द स्टेट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बड़ी एक ताकत है, बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है जो आने वाले समय में उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा और आने वाले समय में ग्लोबल स्टेज पे इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और मोर और लेस जो अभी तक स्टेबिलिटी रही है, बहुत स्टेबिलिटी इस 72 साल के अंतराल में रही है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, और डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इनके दम पर इंडिया आगे जाकर एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है और उसी राह में देश अभी अग्रसर है। अगला सबसे बड़ा फैक्टर जो इंडिया को एक सुपर पावर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो है इंडिया की बूमिंग इकोनॉमी। कोविड पैंडेमिक से पहले 2019 तक इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, यानी कि 5वीं क्या, चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा एक हिट हुआ है, नेगेटिवली इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था को हुआ है, तो उसकी वजह से अभी इंडियन जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो रिसेंट अभी आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी अभी वर्तमान में 12.55% की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी कि GDP का जो प्रोजेक्शन इंडियन मॉनेटरी फंड IMF ने दिया है वो 12.55% दिया है। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी वर्तमान समय में 2021 में जो IMF ने आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि चाइना से भी आगे है। चाइना का जो प्रोजेक्शन दिया है वो 8.44% दिया है GDP ग्रोथ का। तो यानी कि इसी रफ्तार से यदि इंडियन इकोनॉमी बढ़ती रही, भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व पटल पर एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन के जो डिसीजन लिए हैं, बड़ी असर्टिव गवर्नमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ देश में है, तो
उसके डिसीजन से, उनके निर्णयों से अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था में और सकारात्मक सुधार आएंगे और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था डेफिनेटली किसी भी देश को विश्व पटल पर एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। Effective leadership, last but not the least and most important factor which can make India a global superpower is effective leadership। देखिए, लीडरशिप का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विकास के लिए लीडरशिप का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। आप देखिए रिसेंटली जो अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है, लीडरशिप की वजह से कितनी उस छिछालेदर हुई है उस महाशक्ति की, जिसके नाम से बड़े बड़े देश थर्राते थे, वो अब उसको धीरे धीरे आंख दिखाने लगे हैं, धीरे धीरे वो उसका डर जो है लोगों में ख़त्म होता जा रहा है। जैसा कि चाइना ने भी किया, ताइवान में करीबन 40 जेट एक साथ उसने घुसा दिया और अमेरिका की धमकियों को एकदम नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि एक लीडरशिप रॉन्ग डिसीजन की वजह से पूरे के पूरे देश की इमेज ख़राब हो सकती है। तो फॉर्चुनेटली अभी हमारे इंडिया में जो लीडरशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और केवल वो बातें ही नहीं करते हैं, वो एक्शन में बिलीव करते हैं। एक्शन करके जो काम करने होते हैं देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, वो करके वो दिखाते हैं और उन्होंने यह प्रूव भी किया है। जो डिसीजन उन्होंने वर्तमान में लिए हैं, उन डिसीजन से ये प्रूव होता है कि इस देश में बहुत ही एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप है और यही ट्रेंड यदि आगे 5-10 साल तक चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक आर्थिक महाशक्ति, एक सैन्य महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर आएगा और एक ग्लोबल सुपर पावर बन जाएगा। तो इफ़ेक्टिव लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है और फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास जो सरकार है, अभी जो केंद्र सरकार है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही असर्टिव, देश का भला सोचने वाली, कंट्री के हित के लिए काम करने वाली सरकार है और यही ट्रेंड अगर फॉर्चुनेटली आगे कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली भारत आने वाले समय में एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभरेगा।